नमस्कार। आज हम अहमदाबाद में हुए एक बहुत ही दुखद विमान हादसे पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 थी जो लंदन जा रही थी। हमारे पास इस घटना से जुड़ी जो शुरुआती रिपोर्ट्स आई हैं और जो जानकारी उपलब्ध है उस पर हम चर्चा करेंगे। मकसद ये है कि हम समझें कि असल में हुआ क्या था, इसका असर कितना भयानक रहा और विमानन के लिहाज से इसके क्या मायने हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं जी। तो घटना क्या थी? एयर इंडिया का बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर विमान था। रजिस्ट्रेशन नंबर VTANB। ये फ्लाइट AI 171 अहमदाबाद से लंदन गैटविक के लिए रवाना हुई। हाँ, ये बिल्कुल रूटीन फ्लाइट लग रही थी शुरुआत में। लेकिन टेक ऑफ के तुरंत बाद ही मतलब दोपहर के लगभग 1:38-1:39 बजे के आसपास कुछ बहुत गलत हो गया। विमान मुश्किल से 450 से 600 फीट की ऊंचाई तक ही पहुंच पाया था। इतनी कम ऊंचाई? टेक ऑफ के लिहाज से ये कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, और वो ऊंचाई बनाए रखने में संघर्ष कर रहा था। पायलटों ने मेडे कॉल यानी वो अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन संकेत वो भी भेजा। हाँ, मतलब उन्होंने खतरे का संकेत तो दे दिया था। लेकिन विमान काबू में नहीं आया और एयरपोर्ट के बिल्कुल पास ही मेघानी नगर इलाका है, वहाँ BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल मेस पर गिर गया। ये बात बहुत अहम है कि हादसा एयरपोर्ट के इतने करीब हुआ, मतलब मुश्किल से उड़ान भरी ही थी और नियंत्रण खो बैठा। ये दिखाता है कि समस्या कितनी अचानक और गंभीर थी। अब आते हैं इसके सबसे दुखद पहलू पर, जो जाने गए। विमान में 230 यात्री थे और 12 क्रू मेंबर, कुल मिलाकर 242 लोग। काफी भरा हुआ विमान था। हाँ, और जो बात अविश्वसनीय लगती है वो ये कि सिर्फ एक इस हादसे में बच पाया। 40 साल के ब्रिटिश नागरिक विश्वास कुमार रमेश। उनकी सीट 11A थी। सीट 11A? ये तो एग्जिट रो के पास होती है ना? हाँ बिल्कुल, और उन्हें चोटें भी मामूली आई हैं। बाकी सभी 241 लोगों की इस हादसे में जान चली गई। नहीं रुकी, जमीन पर भी इसका बहुत भयानक असर हुआ। वो हॉस्टल में जहां विमान गिरा, वहां उस वक्त करीब 25 से 30 मेडिकल छात्र और कर्मचारी मौजूद थे। उनकी भी मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हुए। तो मतलब हवा में 241 मौतें और जमीन पर भी करीब 25-30। ये तो बहुत ही भयावह आंकड़ा है। बहुत ज्यादा। उस अकेले बचने वाले यात्री की बात करें, विश्वास कुमार रमेश, उनके भाई भी उनके साथ यात्रा कर रहे थे। अच्छा। हाँ, लेकिन दुर्भाग्य से वो नहीं बच पाए। ये वाकई हैरान करने वाला है कि एग्जिट रो की सीट ने शायद उन्हें बचने का एक मौका दे दिया, पर ये सोचना भी कितना मुश्किल है उनके लिए। हाँ बिल्कुल। हादसे के फौरन बाद जाहिर है बहुत बड़े पैमाने पर बचाव अभियान शुरू हुआ। हाँ, वो तो होना ही था। 300 से ज्यादा फायर फाइटर्स, 60 गाड़ियां, फिर NDRF, CISF, आर्मी, BSF, CRPF, स्थानीय प्रशासन, सब लोग जुट गए। ये एक मल्टी एजेंसी ऑपरेशन रहा होगा। हाँ बिल्कुल। एयर इंडिया ने भी अपने सहायता केंद्र स्थापित किए और मेडिकल एसोसिएशंस ने रक्तदान की अपील की। 17 जून तक, मतलब हादसे के कुछ ही दिनों बाद, 125 से ज्यादा DNA सैंपल मैच किए जा चुके थे और 83 शव परिवारों को सौंप दिए गए थे। पहचान की प्रक्रिया भी काफी चुनौतीपूर्ण रही होगी। निश्चित रूप से। अब आते हैं जांच वाले हिस्से पर। हाँ, ये सबसे जरूरी है समझना कि आखिर हुआ क्या था। विमान के दोनों ब्लैक बॉक्स यानी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर वो मिल गए हैं। अच्छा, ये तो अच्छी खबर है जांच के लिहाज से। हाँ बिल्कुल, और इन्हें विश्लेषण के लिए DGCA और AAIB को भेजा गया है। DGCA भारत की एविएशन रेगुलेटर है और AAIB हादसों की जांच करने वाली बॉडी। तो शुरुआती रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं? कुछ अंदाजा लगा है? देखो, अभी तो सब शुरुआती है, लेकिन 2 मुख्य चीजों पर शक है। एक तो इंजन फेलियर, जिसे थ्रस्ट लॉस कहते हैं, मतलब इंजन उतनी पावर नहीं दे पा रहा था जितनी टेक ऑफ के लिए चाहिए। और दूसरा शायद विंग फ्लैप्स के कॉन्फ़िगरेशन में कोई गड़बड़ी थी। ये फ्लैप्स पंखों के वो हिस्से होते हैं जो टेक ऑफ और लैंडिंग के समय विमान को उठने में मदद करते हैं। तो मतलब या तो इंजन ने धोखा दिया या विमान का एरोडायनामिक्स ठीक से काम नहीं कर रहा था। कुछ ऐसा ही लग रहा है। खास तौर पर बोइंग 787 में जो GNX इंजन लगे होते हैं वो अब जांच के दायरे में हैं। DGCA ने तो ऐसे सभी इंजनों के निरीक्षण का आदेश भी दे दिया है। तो ये इंजन का कोई जाना माना इशू है या ये पहली बार सामने आया है? नहीं, GNX इंजन वैसे तो भरोसेमंद माने जाते हैं, लेकिन अब इस हादसे के बाद हर पहलू को बारीकी से देखा जाएगा। पूरी रिपोर्ट आने में, जैसा कि ऐसे मामलों में होता है, महीने या साल भी लग सकते हैं।
और एक बात जो मुझे काफी चौंका रही है वो ये कि बोइंग 787 ड्रीमलाइनर जो 2011 में सेवा में आया था, हाँ, काफी आधुनिक विमान माना जाता है इसे। बिल्कुल, उसका ये पहला घातक हादसा है जिसमें विमान पूरी तरह नष्ट हो गया और जिसे हल लॉस कहते हैं। हाँ, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। 787 का सेफ्टी रिकॉर्ड अब तक बहुत अच्छा रहा था। इस हादसे ने उस पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। तो इसका असर क्या देखते हैं आप, मतलब एविएशन इंडस्ट्री पे, बोइंग पर? देखो, असर तो गहरा है। इसने न सिर्फ बोइंग के सेफ्टी रिकॉर्ड पर सवाल उठाए हैं, बल्कि भारत की जो एविएशन निगरानी प्रणाली है उस पर भी ध्यान खींचा है, और जाहिर है विमानों की विश्वसनीयता पर भी। हाँ, ये तो है। अधिकारी और बोइंग दोनों कह रहे हैं कि वो एक पारदर्शी जांच के लिए सहयोग कर रहे हैं, जो कि जरूरी भी है। ये हाल के दशकों में भारत की सबसे भीषण हवाई त्रासदियों में से एक है। इसका असर अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों पर भी पड़ा है और जमीन पर जो लोग प्रभावित हुए उन पर भी। तो अगर हम आज की पूरी बातचीत को समेटें, हमने देखा कि कैसे एक आधुनिक नया विमान टेक ऑफ के तुरंत बाद क्रैश हो गया। हाँ, और उसमें लगभग सभी लोग मारे गए, साथ ही जमीन पर भी कई जाने गई। हमने उस एकमात्र जीवित बचे यात्री की कहानी सुनी जो किसी चमत्कार से कम नहीं। और जांच की शुरुआती दिशा भी समझी जो इंजीनियर विंग फ्लैप की तरफ इशारा कर रही है। ये बोइंग 787 के लिए वाकई एक दुखद मोड़ है। हाँ, बिल्कुल। और ये हादसा हमें कई बातें सोचने पर मजबूर करता है। विमानन सुरक्षा, तकनीकी विश्वसनीयता, जब इतने आधुनिक विमान भी इस तरह फेल हो सकते हैं तो हमें कहां और सुधार की जरूरत है। सही बात है। इस जांच के जो भी नतीजे निकलेंगे उनसे क्या सबक सीखे जाएंगे? क्या इससे विमानों के डिजाइन में, उनके रखरखाव प्रोटोकॉल में या पायलट ट्रेनिंग में कोई बदलाव आएगा? ये वो सवाल हैं जिन पर आगे नजर रखनी होगी ताकि भविष्य में ऐसे त्रासदियों को रोका जा सके। बिल्कुल, ये बहुत अहम सवाल है और उम्मीद है कि जांच से ठोस जवाब मिलेंगे। चलिए आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।